अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम मैकियावेली को देखेंगे, मैकियावेली की पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे और सबसे आसान जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में वो मैकियावेली है और सबसे इंटरेस्टिंग भी मैकियावेली है। और इसका जो द प्रिंस है उसमें सारी इसकी पॉलिटिकल थ्योरी है जो कि अक्सर राइटर्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग लिखते हैं, तो बेहतर ये है कि आप द प्रिंस खुद ही पढ़ लें। और द प्रिंस के मुश्किल से 150 पेजेस हैं, तो वहाँ से जो है आप खुद जो है वो चीज़ें निकाल सकते हैं कि इसके आइडियाज़ क्या हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं, एक एक दो दो पेज के, इसमें हर इशू पे वो बात करते हैं। तो वो सारे हमने इधर आज फीचर निकाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फ्लोरेंस में पैदा हुए मैकियावेली 1469 में, और इस वक्त जो है वो इटली ख़ास तौर पे इंतशार का शिकार था। ब्रोकन स्टेट्स थी और समाल पैटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। इसके अलावा एक पोप का सेपरेट किंगडम था। मैकियावेली जो है एजुकेशन के बाद ही अपॉइंटेड चांसरी टू कौंसल ऑफ 10। उस वक्त फ्लोरेंटाइन को, जहाँ पे ये पैदा हुए, वहाँ पे कौंसल ऑफ 10 लोगों की जो है वो कौंसल थी जो रूल कर रही थी। तो उनका चांसरी यानी कि एक टाइप का वो सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ। उसके बाद डिफरेंट एम्बेसडरशिप की पोजीशन भी ली, डिफरेंट यानी कि 7 नेबर स्टेट्स में एज एम्बेसडर भी अपॉइंट हुए। फिर 1512 में ये होता है कि मेडिचीज हैं, एक फैमिली है फ्लोरेंटाइन के, जो बैंकर्स थे, राइज कर रहे थे। उनका राइज होता है और वो जो है फिर रेवोल्यूशन के ज़रिए पावर कैप्चर कर लेते हैं। और मेडिचीज़ का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी है फ्लोरेंटाइन और एनलाइटनमेंट में, और क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में उन्होंने किरदार अदा किया। और देयर इज़ अ बुक द हाउस ऑफ मेडिचीज़, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ ऑथर, जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको शौक़ है वैसे पढ़ने का। तो द हाउस ऑफ मेडिची में आपको डेवलपमेंट मेडिचीज़ के जो है रोल नज़र आएगा, किस तरह से उन्होंने फ्लोरेंटाइन को डेवलप किया। इसके अलावा जी आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स के लिए फिर मैकियावेली को देखेंगे कि उस टाइम पे जब अपहीवल हुआ तो मैकियावेली के क्या आइडियाज़ थे, क्योंकि मेडिची जो थे वो ख़ुद को प्रिंस बुलाते थे, जो उनका हेड ऑफ फ्लोरेंटाइन था वो प्रिंस कहलाता था। तो उनके राइज़ के बाद जी 1512 में इसकी किस्मत फूट पड़ी, क्योंकि ये तो कौंसल ऑफ 10 वाली पार्टी में था। तो मेडिचीज़ आए तो जो भी ऑफिशियल्स उनके अपोनेंट के ग्रुप में थे तो उन्होंने सारों को भगा दिया, बहुत सौ को मार भी दिया। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी सी, मरने से बच गया। लेकिन इसको जो है वो डिपोज कर दिया, अपनी सारी जितनी भी पोस्ट थी। तो मेडिचीज़ ने क्योंकि वहाँ पे फिर रूल करना शुरू किया तो हालात बड़े ख़राब थे। तो मैकियावेली ने पोजीशन देखी कि भाई अगर हालात ख़राब हैं तो क्यों ना अपनी फॉर्चून दोबारा बहाल करने के लिए जो प्रिंस है मेडिची रूल कर रहा है उसके लिए को लिखूं कि आपने कैसे रूल करना है। तो वो हम आगे फिर द प्रिंस में देखेंगे कि उसके क्या आइडियाज़ थे। मेजर वर्क जो हैं वो डिस्कोर्सेज ऑन लेवी एंड द प्रिंस। डिस्कोर्सेज ऑन लेवी बेसिकली इसका, क्योंकि वर्क जो है वो ऑब्जर्वेशनल है, हिस्टोरिकल भी है, यानी कि पास्ट के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं या हिस्टोरियंस हैं उनको जो है वो स्टडी करके फिर प्रिंस को जो है वो मशवरे देता है। तो रोमन जो हैं इसका फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हैं। तो रोमन्स को स्टडी करके फिर वो द प्रिंस में अक्सर बार बार वो हवाले भी देता है, जिस तरह हमने बात की कि ऑब्जर्वेशनल है, कंपैरेटिव मेथड है। जब आप प्रिंस पढ़ेंगे तो ये बार बार कहता है कि जी फ़लाँ रोमन के हुक्मरान ने इस मौके पे ये काम किया तो ये ऐसे बच गया, तो प्रिंस को चाहिए कि ऐसी सिचुएशन सिमिलर है तो ये भी इसी तरह का काम करे।
या जी रोमन्स ने जो है वो चर्च को जो है सबड्यू रखा, तो प्रिंस का काम है चर्च को सबड्यू रखे। या यानी कि चर्च के ऊपर जो है वो टैक्सेस रोमन्स ने लगाए, तो प्रिंस भी टैक्सेस लगाए। इस तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा करके फिर सारा उनका जो जितने भी द प्रिंस है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। द प्रिंस में बेसिकली उनकी पॉलिटिकल थाट्स हैं और क्या कहते हैं उसमें ह्यूमन नेचर के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप एनालिसिस करते हैं। इससे पहले एरिस्टोटल को हम देख चुके हैं, ह्यूमन नेचर पे बात करते हैं। बाद में जो है इसके बाद होब्स लोग ये सारे फिर वही कंसेप्ट जो है वो कैरी करते हैं। रियलिस्ट थिंकर हैं, कोई आइडियल थाट नहीं है कि जी बस रूलर को काइंड मेहरबान होना चाहिए, जहांगीर की तरह जो है वो पैलेस से बाहर घंटी बंधवा दे और रस्सी के साथ, ताकि कोई भी आके साइल हिलाए तो वो जहांगीर साहब खुद उसकी बात सुने। तो ये वाला को सीन नहीं था। इंटरेस्टेड इन ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, जितनी भी इसकी स्टडी है बेसिकली इट इज़ अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स वर्क, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। ये मॉडर्न वे से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल जो डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट के कंसेप्ट हैं, तो मैकियावेली की जो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट है वो अंपायर्स के हवाले से बहुत मैच करता है। लेकिन मॉडर्न टाइम पे आगे हम देखेंगे, एक क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे जो इस बार CSS 2024 में आया था। तो कैसे जो है मैकियावेली आज की रेलेवेंस रखता है। अच्छा, व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी व्यू की वजह से फिर ये अपनी पॉलिटिकल थाट्स डेवलप करता है। मैकियावेली कहता है कि मैन आर अनग्रेटफुल, एक तो ये इनकी खसूसियत है। फिक्कल, दगाबाज हैं भाई, बहुत को हरामी किस्म के इंसान की नेचर है। डिसीटफुल, वही हर बात बात पे जो है कोई ना कोई चाल खेलनी होती है इनको। कोवर्ड, डरपोक भी बहुत हैं। एवरिशियस, ग्रीडी भी बहुत हैं। ये इसकी नेचर इन्होंने बयान की। इसके बाद ये कंपाउंड ऑफ वीकनेस, मैन जो है वो सारा का सारा कंपाउंड है वीकनेस का, फूली बेवकूफ़ी का दिमाग ही नहीं है, हैम हेडेड मैन है। नेवरी, चालबाजी, बिल्कुल जो है हर वक्त कोई ना कोई इसके दिमाग में फतूर चल रहा होता है। टू बी नेव, टू बी द डूप ऑफ कर्निंग, वो कहता है कि जो इससे चालाक होगा उससे हमेशा ये डूब बनने के चक्कर में हर वक्त रहता है। स्टूपिड, बदतमीज़ भी है। इरेशनल, कोई इसकी सेंस नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई कोग्निशन नहीं है, कोई कंसेंस नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई पॉन्डरिंग नहीं है। यानी कि बिल्कुल ही फारिग बंदा है, यानी कि मैन जो है बिल्कुल फारिग है। तो ये उसके ओवरऑल ह्यूमन नेचर की खसूसियात हैं जो मैकियावेली ने निकाली हैं। अनग्रेटफुल, फिकल, एवरिशियस, डिसीटफुल, कवर्ड, वीक, फोल, नेव, डूप, स्टूपिड, इरेशनल। इसके बाद एक और उन्होंने लिखा है कि एम्बिशियस भी बहुत हैं। एम्बिशियस ये हैं कि हैं बेवकूफ़ लेकिन बहुत बड़ी थॉट्स रखते हैं और बहुत ही अक्सर सोच विचार में इसमें होते हैं कि कुछ जो है मैं बड़ा गेन कर लूँ। फिर जो है डिज़ायर एवरीथिंग, हर चीज़ की ख्वाहिश होती है कि ये सब मेरा हो जाए, तू मेरी हो जा मैं तेरा हो जाऊं, इस तरह की मतलब के ख्वाहिशात इसकी होती हैं। और लिबर्टी, सबसे जो बड़ी इसकी ख्वाहिश है वो लिबर्टी है। मैन डिज़ायर लिबर्टी मीन इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर्स, मैन को दूसरों से आज़ादी चाहिए। अब ये एरिस्टोटल के व्यू के या होब्स के व्यू के या लोग के व्यू के अगेंस्ट है कि वो कहते हैं कि जो पहले मैन था वो आज़ाद था स्टेट ऑफ नेचर में, लेकिन फिर जो है वो आज़ादी उसने अपनी सोसाइटी में लूज़ कर दी जब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना। लेकिन ये कहता है कि इसको जो है ना आज़ादी का बड़ा शौक़ है, हर वक्त आज़ाद रहता है। लेकिन ये आज़ादी फिर आती कहाँ से है, ये आगे फिर डिटरमाइन करेंगे। मैन का करैक्टर डिटरमाइन करता है कि कैसे आएगी आज़ादी। मैन का जो करैक्टर है वो उसके दो मोटिव से डिटरमाइन होता है।
पहले लव ऑफ नोवेल्टी, जिस तरह हमने बात की डिज़ायर की, कि मैन जो है कभी ना कभी किसी न किसी ताड़ में लगा रहता है कि कोई नई चीज़ उसके सामने निकल आए, कोई नया काम हो जाए। और यही जो है वे ओपन करता है इनोवेशन के लिए, इसके ख़यालात इनोवेशन का डोर ओपन करते हैं, क्योंकि ये हर वक्त सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ नया हो जाए। फिर दूसरी मोटिव डिटरमाइन होता है लव एंड फियर से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है मैन का। या तो वो किसी से डरता है, इस वजह से उससे फॉलो करता है, या कोई काम करता है, या किसी से प्यार करता है। जिस तरह आजकल के वो लौंडे जो हैं वो हर वक्त तू मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती वाला सिस्टम, कि मैं आपके लिए जो है वो पता नहीं क्या चांद तोड़ लाऊंगा। तो ये जो है लव जो है डिटरमाइन करता है उसका कंडक्ट। लेकिन फिर मैकियावेली ने बहुत ही मज़े का सेंटेंस लिखा है, आई शुड कोट वर्बेटम, कि ही हु मेक्स हिमसेल्फ बिलव्ड विल हैव हैज़ as much influence as he who makes himself fearful will be more readily followed and obeyed than who makes himself beloved। कि जो बंदा खुद से लोगों को डराता है, लोगों के अंदर अपनी हीबत तारी करता है, वो अपनी फॉलोइंग जो है उससे ज़्यादा करवाएगा, या उस जितनी करवाएगा जो लोगों जिनकी लोगों के दिल में मोहब्बत है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर कोई लीडर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ये भी ठीक है उससे मोहब्बत करें, लेकिन अगर लोग उससे डरते हैं वो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि लोग उससे डरेंगे तो तभी उसको फॉलो करेंगे। अगर लोग उससे मोहब्बत करेंगे तो वो उसको फॉलो अनसर्टन है कि करेंगे कि नहीं। दिस वाज द केस बेसिकली विद इमरान खान। 2018 से जो 22 तक हुकूमत चली है इमरान खान की, उसमें मसला यही था कि लोग इमरान खान को पसंद तो करते थे लेकिन डरते नहीं थे। और यही मसला हुआ कि ना ब्यूरोक्रेसी सीधी हुई, अगर डरते होते ना तो सारा काम फिट हो जाता। ना ब्यूरोक्रेसी सीधी हुई, ना करप्शन ख़त्म हुई, ना हमारी इकॉनमी ठीक हुई। मसला यही था कि ही वॉज़ बिलव्ड और स्टिल ही इज़ बिलव्ड। वो अभी भी यानी कि अवाम उससे प्यार करती है। फियर वाला ऑप्शन अभी तक नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, ZA भुट्टो जो है उससे जो है डरते थे अवाम। ये उसके बहुत बड़ा फ़ीचर था। इस वजह से जो 5 सालों ने हुकूमत की वो डंके की चोट पे की, हर किसी को जो है वो रगड़ा लगा के रखा। यानी कि उससे तो मिलिट्री भी डरती थी, इतने ख़तरनाक थे जब वो फुल पावर में थे। तो जो फियर क्रिएट करता है वो रूलर सक्सेसफुल होता है, जिसकी मोहब्बत ज़्यादा होती है उससे। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने बात की थी कि मैन जो है वो लिबर्टी डिज़ायर करता है, तो लिबर्टी कैसे आएगी? मैकियावेली कहता है कि मेक देम फियर, पहले तो उनको डराओ। लिबर्टी तब ही आएगी जब आप डोमिनेंट होंगे और दूसरे लोग आपकी सब्जेक्शन में होंगे। यानी कि लिबर्टी का वाहिद हाल है डोमिनेंस, और डोमिनेंस तभी होगी जब वन रुथलेस बंदा जो है वो सारों के ऊपर सब वो बर्तरी रखेगा, कब्ज़ा रखेगा, पावर रखेगा। इसी के ऊपर फिर जो है वो मैकियावेली कहता है कि प्रिंसडम जो है, जो फ्लोरेंटाइन है, या जो भी उस वक्त तो वो फ्लोरेंटाइन के प्रिंस को मशवरा दे रहा था, तो फ्लोरेंटाइन जो है वो कहता है कि जी जो हमारा फ्लोरेंटाइन का प्रिंसडम है वो पावरफुल प्रिंस, जो एक ही पावरफुल डोमिनेंट फिगर हो जिससे लोग फियर रखें, वो उसको रूल करें। तो यही जो है बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रिंस में डिस्कस हुई। इसके बाद जी पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं उसके हम द प्रिंस में देखते हैं। ये मोस्टली वो हैं जो मैंने खुद प्रिंस पढ़ी थी तो उसमें से निकाले थे, और ये डिफरेंट बेसिकली चैप्टर्स की ही मोस्टली नाम है। 21 चैप्टर हैं गालिबन, तो यानी कि 21 फीचर वो बताते हैं। 1513 में लिखा जब वो डिपोज हो गए, और
टेम्पोरल अफेयर यानी कि गवर्नमेंट और इस वर्ल्डली अफेयर के हवाले से सारी डिस्कशन है। फीचर्स क्या हैं पॉलिटिक्स के या गवर्नमेंट के या प्रिंस के या हुकूमत करने के, या आइडियाज़ क्या हैं द प्रिंस में पावर के लिए, वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब रिजेक्शन ऑफ थियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ गवर्नमेंट। मैकियावेली कहते हैं कि जी रिलीजन एंड चर्च जो है, अगर आप कहें कि जी स्टेट की बेसिस तो रिलीजन है, तो ये बात बिल्कुल ही टेस्ट ऑफ टाइम स्टैंड नहीं करती। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो दुनियावी टेम्पोरल हैं, मजहबी मामलात को जो है वो आप गवर्नमेंट में सेंटर प्लेस ना दें। और कुछ लोग, क्योंकि जिस तरह पोप्स ने सेपरेट एक किंगडम वहाँ पे निकाला हुआ था, तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बकवास है और इसी नाम पे जो है पोप लूट रहे हैं अवाम को। तो थियोलॉजिकल फाउंडेशंस को वो जो है रिजेक्ट करते हैं स्टेट की। सेकंड जो है वो है मोरालिटी एंड रिलीजन। मैकियावेली कहते हैं कि देयर इज़ नो मोरालिटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, और मोरालिटी जो है पॉलिटिक्स में, अगर आप मॉरल बिहेवियर अपनाएंगे तो यू विल बी डूम्ड, आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ पावर, और इस स्ट्रगल फॉर पावर में सब कुछ राइट होता है, जस्ट और अनजस्ट स्टेट के मामलात में कुछ नहीं होता। तो वो कहते हैं स्टेट क्राफ्ट जो है वो हिपोक्रेसी या नेवरी या जो भी अनजस्ट वेज हैं उनसे चलाने के लिए अगर आप एक्ट करते हैं इमोरल, तो वो ठीक है, क्योंकि स्टेट के लिए मोरालिटी जो है वो नॉट नेसेसरी। When the safety of one's country is at stake, there must be no consideration of what is just or unjust, merciful or cruel, glorious or shameful. So everything is just, which saves the state. कुछ भी जो है वो जस्ट है, जो स्टेट की सिक्योरिटी इंश्योर करती है। ह्यूमन फेथ इज़ गुड बट डिसीट एंड हिपोक्रेसी आर इंडिस्पेंसिबल। अच्छी बात है अगर आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट में जो है हिपोक्रेसी और डिसीट जो है वो लाजमी हैं। In the realm of statecraft, the only measure of determining whether a particular policy is sound or not is its probable effect on security of state. बात कर रहे हैं वो कि जो जिस तरह आजकल हम नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ देखते हैं पाकिस्तान या कहीं पे भी कंट्रीज़ में, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से फिर सिविल राइट्स पे पाबंदियाँ लग जाती हैं, राइट्स कर्व किए जाते हैं, तो मैकियावेली के नज़दीक वो बिल्कुल राइट वर्क है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अनरिलीजियस वर्क, रिलीजन के बारे में वो कहते हैं कि जिस बादशाह को रिलीजियस बनना है तो वो कोई कहीं पे कॉर्नर रूम का ढूंढ के वहाँ पे इबादत और रियादत करे, हकूमती मामलात में दखल अंदाज ना करे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट में आके अनरिलीजियस वर्क करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है, आपको मज़हब कहता है, लेकिन जब आप पावर में आते हैं, आप बादशाह हैं, कहीं पे रेबेलियन हो जाती है तो आप उस इलाके को तहस नहस कर देते हैं, और उसमें फिर बहुत से गरीब लोग भी मारे जाते हैं जिनका मारा जाना ज़रूरी था। बंदे तो आपने मार दिए, वार तो अनरिलीजियस था, लेकिन क्या था, जस्ट था स्टेट की इंटीग्रेशन को जो है वो मजबूत रखने के लिए। ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में रिलीजन का रोल तब तक है जब तक रिलीजन जो है वो सिक्योरिटी या कोहेजन प्रोवाइड करे स्टेट को। अगर वो डिसइंटीग्रेशन, पोलराइजेशन पैदा करता है तो रिलीजन को जो है वो कहता है कि साइड पे कर दो। इंडिविजुअल एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी, security of property and life is very important for the ruler. He insists that a successful government must aim at security of property and of life of citizens before anything else.
प्रिंस सबसे पहले जो है वो स्टेट की सिक्योरिटी इंश्योर करे, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी इंश्योर करे, और इन सब को जो है वो फुली अपनी वॉच डॉग के अंदर रखे और किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचने दे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं रियलिज़म नॉट आइडियलिज़म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। प्लेटो ने बात की थी आइडियल स्टेट की, एरिस्टोटल ने बात की थी प्रैक्टिकेबल स्टेट की। तो ये भी जो है वो कहता है कि जो रूलर ये समझता है कि वो को आइडियल परफेक्ट स्टेट बना देगा तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। वो अपने रिसोर्सेज जो है इस ख्यालात पे वेस्ट करता है। ही शुड एम एट security of citizens, and ruler who spends time on perfecting state waste time. Human nature is dominated by ego and provides no realistic basis for such endeavor। कि सेल्फ इंटरेस्टेड है इंडिविजुअल, स्टूपिड भी हैं, इरेशनल भी हैं, तो आप अगर उनकी परफेक्शन के लिए काम करेंगे तो बिल्कुल आप जो हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। फिर है जी पारसी मनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पारसी मनी का मतलब ये है कि वो मैकियावेली कहता है कि रूलर जो है लेविश लाइफ ना गुजारे, क्योंकि आवाम कहेगी कि हमारे टैक्सेस का पैसा जो है ये तो ज़ाया कर रहा है, तो आवाम के दरमियान नज़र आए, और जो इतना ज़्यादा भी यानी कि कंजूस ना बन जाए कि आवाम के पब्लिक वर्क्स पे भी पैसा ना लगाए, लेकिन बिल्कुल लेविश एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ ना गुजारे आवाम, ताकि कहे कि हाँ जी हमारा रूलर हमारे पैसे शैसे सेव कर रहा है। फिर है जी डेस्पोटिक। प्रिंस जो है must not be kind at it would lead to laxity and create chaos and anarchy। His greatest responsibility is to hold the state together, so he must be coercive in employing forces। काइंड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रिंस को। काइंड होगा तो यानी कि वो फिर रियासती मामलात में जो लोग हैं वो लैक्सिटी शो करेंगे, अपनी जो है वर्क में सुस्ती शो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि रूलर साहब ने हमें माफ़ कर देना है। फ़िरोज़ शाह तुगलक की मुझे मिसाल याद आ गई। एक दफ़ा जो दिल्ली सल्तनत के फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आए, तो वो बहुत ही मेहरबान हुक्मरान माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत में, और बहुत ज़्यादा पब्लिक वर्क्स वगैरह भी उन्होंने करवाए। तो एक दफ़ा एक सोल्जर के पास घोड़ा मिसिंग हो गया, तो सोल्जर जो है वो लंबी लाइन लगी हुई है, हर कोई अपना घोड़ा जमा करा रहा है अस्तबल में, और वहाँ से फिर जो है यानी कि हाज़िरी लग रही है कि फ़लाँ फ़लाँ ने घोड़ा जमा करा दिया। तो बादशाह जो है फ़िरोज़ शाह तुगलक देख रहा है कि एक सिपाही बड़ा परेशान खड़ा है, तो वो उसको बुलाया, पूछा हाँ भाई क्या मसला है। तो उसने कहा बादशाह सलामत, मेरा घोड़ा मिसिंग है, क्या करूँ। डर डर के बताया कि बादशाह सलामत मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो बादशाह ने अपनी जेब से घोड़े की कीमत जितनी थी उससे पूछा कितनी कीमत का होगा। उसने बताया इतनी कीमत। तो उसने जेब से ना सिक्के निकाले चांदी के और सोने के, और वो उसको दिए कि ये इसको दे देना, इसको रिश्वत दो कि मेरी हाज़िरी लगा दे, ताकि बादशाह को पता ना चले कि घोड़ा मिसिंग है। तो यानी कि अगर काइंड होगा तो फिर इस तरह की करप्शन बढ़ेगी। डेस्पोटिक होना चाहिए, हर सूरत में डेस्पोटिज़म ज़रूरी है। और फिर जो है क्या कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े फुल फोर्स अप्लाई करे, जब भी ज़रूरत पड़े फुल फोर्स अप्लाई करे, डरे ना फोर्स के यूटिलाइजेशन से। कनिंग ऑफ फॉक्स, शातिर होना चाहिए रूलर को फॉक्स की तरह। देर आर टू मेथड्स ऑफ सेटिंग डिस्प्यूट, लॉ एंड फोर्स। लॉ इज़ वे ऑफ मैन, फोर्स इज़ वे ऑफ बीस्ट। अच्छा, फोर्स जो है वो कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ लायन, यानी कि उसके पास इतनी फोर्स होनी चाहिए कि जब वो ज़रूरत पड़े तो वो फुल स्ट्रेंथ लगाए। कनिंग ऑफ फॉक्स कि अगर कोई होशियारी से काम निकल आता है तो वो कर ले, वो ठीक है।
जैसे एक और अब मिसाल याद आ गई, आप कहेंगे हमें हिस्ट्री में मिसाल पे मिसाल देता जा रहा है। शिवाजी जब औरंगज़ेब के पास मिलने आए तो औरंगज़ेब ने जो है वो दरबार में शिवाजी को बुलाया, और दरबार का जो सेटअप था वो नॉर्मल रखा जानबूझ के कि कोई बड़ा मेहमान नहीं आ रहा, आम सा आ रहा है, क्योंकि शिवाजी उस वक्त मराठा को लीड कर रहे थे, एक बहुत दक्कन में एरिया उनके अंडर था। तो जब वो आया तो औरंगज़ेब ने उसके ऊपर तवज्जो ना दी। हालांकि शिवाजी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं जाऊंगा तो औरंगज़ेब जो है मुझे गले लगाएगा, तारीफ़ें करेगा कि जी दूसरा रूलर आ गया। और औरंगज़ेब ना दूसरे मामलात में आम लोगों से गुफ्तगू करता रहा, आम वज़ीरों से। शिवाजी सलाम करके खड़ा हो गया, साथ वाले से उसको किसी ने खड़ा किया, मनसबदार ने, डिफरेंट जो मनसबदारों की लाइन लगी हुई थी। तो शिवाजी ने पूछा एक साथ वाले मनसबदार से कि कौन से मनसबदारों की लाइन है, क्योंकि उस वक्त मनसबदार होते थे, यानी कि आज के दौर में जर्नल कह रहे हैं, जिनके अंडर डिफरेंट घोड़ों की तादाद और सिपाहियों की तादाद के ऊपर वो होते थे। तो शिवाजी ने जब पूछा तो उन्होंने बताया जी आप 5,000 मनसब में खड़े हैं। 5,000 उस वक्त नॉर्मल मनसब होता था, 10,000 तकरीबन सबसे बड़ा होता था। तो शिवाजी को बड़ा गुस्सा आया, भैंस की, तो मैं 5,000 वालों में खड़ा हूँ, आम लोगों में, मैं तो बादशाह हूँ मराठा का। एम्पायर उन्होंने क्रिएट नहीं की थी उस वक्त। तो शिवाजी औरंगज़ेब के सामने निकला, यार क्या आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो औरंगज़ेब ने फिर वो नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो शिवाजी ने वहीं दरबार में जो है शुरू हो गए, चिल्लाने लग गए कि आपको तमीज़ नहीं है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो औरंगज़ेब ने कहा कि हज़रत साहब को गिरफ़्तार कर लो बादशाह से बदतमीज़ी के चक्कर में। तो असल में औरंगज़ेब का प्लान यही था कि उसके साथ ऐसा करना है, कुछ वाक़या करना है कि वो कोई ऐसी हरकत करे कि मैं उसे कैद कर लूँ। तो शिवाजी को फिर कैद कर लिया। इसको कहते हैं जी कनिंग ऑफ फॉक्स। स्ट्रेंथ ऑफ लायन हमने बात कर ली कि जे मैन जो है जब ज़रूरत पड़े तो फुल फोर्स इस्तेमाल करे। कंसिडरेशन ऑफ पावर। अच्छा जी, पावर जो है अच्छा, कंसोलिडेशन ऑफ पावर। पावर जो है कैसे कंसोलिडेट होगी? पावर ऐसे कंसोलिडेट होगी कि आपके पास एक तो मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, और दूसरा कि आप जब कोई भी ख़तरनाक एक्ट पास कर रहे हैं, कोई हार्शफुल एक्ट पास कर रहे हैं, कोई ऐसा मैयर अपना रहे हैं जो आवाम के ऊपर बोझ बनेगा, तो वो मैकियावेली कहता है यूज़ फोर्स वंस एंड फॉर ऑल। यही गलती फिर मैं कहूँगा इमरान खान से हुई थी 2018 में, कि अगर रूलर ने टैक्स बढ़ाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 20% बढ़ाना है, तो ये ना करे कि 5% आज बढ़ाए, 2 महीने बाद 5% बढ़ाए, ये वो नहीं। उसको चाहिए कि पहली बार 30% कर दे। एक ही बार करेगा आवाम, हफ्ता गालियाँ निकालेगी, चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स अगर आप ग्रेजुअली अप्लाई करेंगे तो वो आवाम को तकलीफ़ होगी, टाइम बाई टाइम तो वो रिजेंट करेंगे। एक ही बार फोर्स अप्लाई करें, बात ख़त्म, एक ही बार उनको तकलीफ़ दें, एक ही बार आप टैक्स लगाएं। सेम इज़ द केस, इमरान खान अगर 2018 में आईएमएफ के पास चला जाता और बेशक वो रिफॉर्म्स कुछ करते, लेकिन इन्होंने अगर रिफॉर्म्स पहले 2-3 मंथ में ही फुली कर लेनी थी तो आगे जाके मामला ठीक हो जाने थे। फिर प्रिविलेजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें स्लो, कि अगर आप आवाम को रिवार्ड कर रहे हैं तो वो स्लो एंड स्टेडी डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि आवाम को पता लगे भाई नेक काम हो रहा है। ठीक है, जिस तरह ये शहबाज शरीफ लोग हर साल बाद जो है लैपटॉप आ जाते हैं, या किसानों के लिए ट्रैक्टर आ जाते हैं, टैक्सियाँ आ जाती हैं, ये इनकी पॉलिसी है कि जो भी आवाम या स्टूडेंट्स हैं उनको लगे कि जी बहुत, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं भैंस की तुम, तो ये तो क्या कहते हैं तरक्की हो रही है, तो स्लो एंड स्टेडी यानी कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रिविलेजेस, कोई भी प्रिविलेजेस हो, नाम हो, वो स्लो डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि लोगों को रहे कि रूरल तो हमारा मेहरबान है।
फॉरेन डिप्लोमेसी। फॉरेन डिप्लोमेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैकियावेली के नज़दीक, क्योंकि उस वक्त फ्लोरेंटाइन के इर्द गिर्द इटली यूनाइट नहीं था, तो इर्द गिर्द हर जगह पे जो है वार हो रही थी। कहीं पे कोई पावरफुल हो जाता था, कहीं पे कोई। तो मैकियावेली कहता है कि इन द इवेंट ऑफ वार रूलर मस्ट टेक साइड। एक तो उसको साइड लेनी चाहिए रूलर को, और साइड कैसी लेनी चाहिए? साइड वो लेनी चाहिए जिसका पलड़ा हल्का हो, भारी पल्ले वाली की साइड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भारी पल्ले की लेगा तो ये और पावरफुल हो जाएगा और इन रिटर्न हो सकता है आगे आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपने हारने वाले का साथ देना है ताकि आप उसको बराबर कर सकें जीतने वाले के साथ। तो मैकियावेली के नज़दीक इस तरह की फॉरेन डिप्लोमेसी ज़रूरी है, और किसी भी वार के अंदर आपका हिस्सा लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द के नेबर पावरफुल हो गए तो वो इन फ्यूचर आपको भी ख़त्म कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशल्स। मैकियावेली कहते हैं कि जी आप जो है मजिस्ट्रेट प्रिंस जो है वो अपॉइंट कर सकता है छोटे छोटे सिटीज़ में, लेकिन उन मजिस्ट्रेट को चाहिए, प्रिंस को चाहिए कि मजिस्ट्रेट्स को जो है वो टाइमली तब्दील करता रहे। उनका जो है प्रॉपर टेन्योर होना चाहिए, परमानेंट हुए तो वो फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस सिटी के सिटीज़न उस मजिस्ट्रेट से लॉयल हो जाएं इंस्टेड किंग के, या मजिस्ट्रेट किंग के बिहाफ पे गलत पॉलिसियाँ उधर इम्प्लीमेंट करता रहे जानबूझ के। तो हालांकि वो एडवाइस करता है कि आप मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो इस फेवर में है कि प्रिंस को खुद ही डायरेक्टली सारे कंट्री के ऊपर रूल करना चाहिए, ताकि मजिस्ट्रेट वाली लॉयल्टी वाला मसला ना आए कि वो किसी और के लॉयल हो जाएं या आवाम उनकी लॉयल हो जाए। फिर है जी नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के जो है वो कंपोनेंट कौन से हैं? पहली बात तो ये है, मैकियावेली कहता है कि स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए स्टेट को चलाने के लिए। लॉज इतने सख्त होने चाहिए कि कोई भी बंदा उनको तोड़ने से डरे। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, मिलिट्री फोर्स के बगैर जो है वो स्टेट का वर्क करना इम्पॉसिबल है, या स्टेट की प्रोटेक्शन इम्पॉसिबल है। फिर सिटीज़न सोल्जर होने चाहिए। सिटीज़न सोल्जर यानी कि पहले ये यूरोप में कॉन्सेप्ट था कि जो भी सिटीज़न्स होते थे या जो भी मोनार्क होते थे वो मर्सेंट्री आर्मीज़ ख़रीदते थे, और वो पैसे से आर्मी ख़रीदते थे, तो जंग में वो पैसे वाली आर्मी भेजते थे। तो ये वाला सिस्टम था। तो वो कहते हैं नहीं, मर्सेंट्रीज़ का काम ख़त्म करो, नो मर्सेंट्रीज़। क्योंकि मर्सेंट्रीज़ वाला इशू ये है कि मर्सेंट्रीज़ लड़ते हैं, मैकियावेली कहता है, पैसे के लिए, और पैसे के लिए आप जान नहीं दे सकते। सब कुछ कर सकते हैं, जान नहीं दे सकते। जंग में चाहिए होती है जान। अगर आप दिल और जान से, पेट्रियोटिज़म से लड़ेंगे अपने वतन के लिए, तो आप जंग जीतेंगे। आप पैसे के लिए लड़ेंगे, किसी के लिए लड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूलर है, उसने 500 मर्सेनरी फोर्सेस ख़रीदी किसी दूसरे से लड़ने के लिए। मर्सेनरी जब हारने का टाइम आएगा तो भाग जाएंगे, क्योंकि उनका काम पैसे से है, उनका काम मरने से नहीं है। उन्होंने तो पैसे कमाने के लिए लड़ना है, तो वो सिर्फ शो ऑफ लड़ने वाला होगा। तो वो कहते हैं मर्सेनरीज जो हैं वो बिल्कुल ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि इन द इवेंट ऑफ मार दे कैन डेजर्ट। यही क्वेश्चन 2024 में एक आया कि जी मैकियावेली इज़ कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एजेस, इस पे डिबेट करें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नो मर्सेनरीज वाली। 2023 में प्रिगोजिन जो कि रशियन मर्सेनरी फोर्सेस का हेड था, वो यूक्रेन में जंग लड़ रहा था, लेकिन वो फोर्सेस थी मर्सेनरी उसकी, और वो रशिया के बिहाफ पे यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। तो गलती से प्रिगोजिन जो है उसकी फोर्सेस के ऊपर रशियन तैयारों की तरफ से हमला हो गया। तो प्रिगोजिन ने जो है फ़ौरन रिटेलिएट किया कि इन जर्नल्स को जो है वो डिपोज किया जाए। तो डिक्लाइन किया रशियन मिलिट्री ने। प्रिगोजिन स्टार्टेड मार्च टू मॉस्को, और मॉस्को से पहले एक शहर भी कब्ज़ा कर लिया। तो ये वाली एपिसोड
क्या शो करती है कि मर्सनरीज चाहे अपने सिटी के भी अपने कंट्री के भी हों, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रेगोदन की तरह कभी भी जो है स्टेट के ऊपर मार्च कर सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम हमें रिसेंटली रशिया के अंदर देखने को मिला है, प्रिकॉशन एपिसोड, और ये शो करता है कि मैकियावेली जो है वो मॉडर्न टाइम्स का कंटेम्प्रेरी है, मस्ट है। अच्छा, इसके बाद जी हम इसकी गवर्नमेंट की फार्म्स को देखेंगे, और गवर्नमेंट की इसने 2 फार्म्स बताई हैं जो कि बिल्कुल ही आ, दूसरे जितने भी रूलर्स हैं, रूलर कह रहा हूँ, थिंकर्स हैं, उनकी तरह इन्होंने जो है वो तकरीबन बताई हैं फार्म, लेकिन फार्म जो हैं इन्होंने सिर्फ 2 ही बताई हैं, क्योंकि वो बेसिकली डेस्पोटिज़म को फेवर करते हैं और किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है। तो वो हमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए कौन सी फार्म है मैकियावेली की गवर्नमेंट की, और मैकियावेली का प्रिंस लाजमी पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मस्ट रीड है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। अच्छा, पहली फार्म जो है जी वो फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो है मोनार्किकल, वही प्रिंसडम वाली। अच्छा, मोनार्किकल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक तो ये डेस्पोटिक हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रिंस हो इसका, फिर जो है स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, इसमें मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, फिर जो है यूज़ ऑफ रिलीजन मोनार्की तब करे जब स्टेट की कोहेजन मजबूत रखनी हो, इसके अलावा कोई और सेंस ना हो, रूथलेस गवर्नमेंट हो, जिस वक्त ज़रूरत पड़े फुल फोर्स इस्तेमाल करे, और जो प्रिंस है, क्योंकि मैकियावेली उस वक्त इटली जो था वो यूनाइटेड नहीं था, यूनिफिकेशन जाके 19th सेंचुरी में होती है, तो मैकियावेली असल में देख रहे थे कि ओवरऑल जो है इटली यूनाइट हो जाए, तो इस वजह से उसने मोनार्किकल गवर्नमेंट को जो है वो प्रेफर किया। इसके बाद रिपब्लिकन भी वो बताते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो उनकी वैसे फेवरेट नहीं है। इसमें पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बेस्ट क्वालिफाइड पीपल होने चाहिए, ये ना हो कि डेमोक्रेसी वाला सिस्टम हो। अच्छा, ये क्योंकि इसमें बहुत से लोग हैं तो करप्टेबल ये लेस होगी, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे, लेस करप्टेबल होगी। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि वो इटली को ही देख रहा, तो इटली यूनाइटेड नहीं था, इसके लिए यूनाइटेड गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, यूनाइटेड कंट्री होना चाहिए, और इस वजह से वो फेवर करते हैं कि डेस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसको प्रिंस रूल करे। तो ये ओवरऑल जो है मैकियावेली की जो है थेरीज थेरी थी पॉलिटिक्स की, जो हमने सारी एक बार डिस्कस की है, और मैकियावेली इज़ माय फेवरेट, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका द प्रिंस लाजमी पढ़ें, या जुड हरमन से इसके ऊपर डिस्कशन है वो पढ़ लें, वो भी चलेगा। तो ओवरऑल जो है ये हमने मैकियावेली को कंप्लीट किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।